हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जैव विविधता चैप्टर कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए था, पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 इकोलॉजी वाला। आज मैं आप लोग को तीसरा चैप्टर, इसके पहले आप लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। उस चैप्टर की आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू को आप रिवीजन करते जाइए। ये अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके जैसे आर ओ यूपीपीसीएस और आपका सीटेट, इन सभी एग्जामों के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है, इस तरह से मैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट, ईच कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया है। जब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा। उससे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। जो जैसे आर ओ इन सभी एग्जामों के लिए जितने भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक कि ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, जितने इट इज़ ए प्योर साइंस सब्जेक्ट, इट इज़ प्योर साइंस सब्जेक्ट एंड क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट अगर आपका रहेगा तो आप एकदम कर ले जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 3 जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इस चैप्टर को करिए और इस पर देखिए, फिर इसके एमसीक्यू को लगाइए, बार बार रिवीजन करिए। आप 1 2 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके देखेंगे जहाँ पे इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा 8 से 10 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, लगेंगे इतना सिंपल हो जाए क्योंकि आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट यही प्रॉब्लम होती है जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। जैसे अभी इस चैप्टर में अल्फा बीटा गामा ये सब मैं बताऊंगा तो आपको जिसके क्लियर नहीं रहते वो सब लगता है क्या डिजाइनिंग है क्या मैपिंग है। जब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए ऑनवर्ड आप लोग को मैं कराने जाते हैं। देखिए जैव विविधता क्या है। किसी भी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों एवं श्रेणियों की विविधता जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। मतलब इन्वायरमेंट में जो आपका होता है, जो इसमें विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जैव विविधता कहलाती हैं। इसके बाद इस पर्यावरण में कई समुदाय में पाए जाते हैं। ये समुदाय मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता में अल्फा बीटा और गामा नामक श्रेणियां पाई जाती हैं। इसको विटकर ने किया था। विटकर नामक इन्होंने अल्फा बीटा और गामा किया था। अब ये अल्फा बीटा जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसी भी क्षेत्र एरिया में जब पाया जाता है तो उसमें जितनी प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, जितनी प्रकार के विभिन्न समुदाय प्रजातियां पाई जाती हैं, उस पद्धति में उस जैव विविधता पाया जाता है। फिर विटकर ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, अल्फा बीटा और गामा ना। अब अल्फा बीटा गामा क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ ना। देखिए जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों का अल्फा सूचकांक कि स्थानीय एवं किसी समुदाय के आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है ना। ये देखिए अब यहाँ से मैं आप लोग को बता दें, ये देखिए इसमें देखिए जैव विविधता में ना, ये तो अल्फा वाले में क्या करता है, अल्फा वाले में जितनी भी समुदाय की प्रजातियां पाई जाती हैं किसी निश्चित क्षेत्र में उसकी स्पेसिफिक सिर्फ उसी को, उसी कम्युनिटी में सिर्फ उसी को जोड़ते हैं। जब उसी को कम्युनिटी होते हैं, जब अल्फा एक अल्फा ए हो गया, एक अल्फा बी हो गया, जब अल्फा अल्फा में देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आया, दोनों में क्या नई प्रजातियां पाई, क्या मतलब प्रजातियां हो, उसको कहते हैं बीटा। अब देखिए अब इसमें बीटा कितना, बीटा का सूचकांक किसी विविधता का अनुपात होता है। स्थानीय बीटा सूचकांक में स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है ना। इसमें आपका बीटा सूचकांक में क्या होता है, जैसे ए है दोनों ए है। अब ए दोनों ए में क्या डिफरेंस है, जैसे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बीटा कहते हैं। ये और जब दो समुदाय के बीच में कम्युनिटी में जब करते हैं हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें ए में और बी में दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताते हैं। फिर तीसरा आपका गामा समुदाय। गामा समुदाय संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, कितनी वैरायटी हो गई है, मतलब कुल टोटल डिफरेंट जैसे 5 प्रकार की वैरायटी हो गई, उसके बारे में आपका ये गामा बताता है। आपका इसके बारे में गामा बताता है। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पारितंत्र ए हो गया, ये आपका पारितंत्र ए हो गया, ये पारितंत्र आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया ना। अब अल्फा, इसमें जितने प्रजाति पाई जाती हैं एक अल्फा हो गया, इसकी जितनी प्रजातियां हैं ये भी अल्फा है, जिसकी से सबकी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब दो प्रजाति ए ले लिए प्रजाति बी ले लिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया गया उसको बोलते हैं बीटा। जैसे ये वाला आपका हो गया कंपोनेंट और ये वाला आपका कंपोनेंट हो गया, इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस मिला है उसको बोलते हैं आपका प्रजाति
उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बीटा बोलते हैं। इसमें पारितंत्रों की इसके बीच इसमें इसको आपको क्या बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। अब जैसे इसको बी और सी लेते हैं या ए और सी को लेते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक है, अपना इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है। फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब जैसे देखिए ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है और ये वाला पे, तो यहाँ पे ये और ये कंपोनेंट, ये आपका जो हैंड है, फिंगर है, और ये आपका ये स्टार जो है, ये दो डिफरेंस हो गए, तो इसका बीटा कितना हो जाएगा 2, और अल्फा कितना हो जाएगा, ये जितने हो गए। तो जितना डिफरेंस करता है दोनों में वो आपका बीटा हो गया। मतलब जितनी नई प्रजातियाँ रहती हैं जो दोनों में कॉमन नहीं रहती हैं, उसके बाद जो नहीं रहती हैं वो आपका बीटा हो गया। और टोटल अल्फा बराबर बीटा, गामा बराबर बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। जब ए और दो को, दोनों प्रजातियों को जोड़ देते हैं तो आपका सब कॉमन हो जाता है। अब ये देखिए गामा जो होता है आपका, ये गामा इसमें क्या आता है, आपके सभी क्षेत्र के जो प्रजातियां विविधता पाई जाती है तो उसमें सब जोड़ देते हैं तो आपका गामा हो जाता है। अब इसी में आप देख लीजिए, किसी भी पारितंत्र के तन में विद्यमान सभी जीव में, पौधे में, जंतुओं में जो विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है उसको जैव विविधता को, उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप। इसमें रेमंड और दासमैन ने एक वर्ष 1968 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेंचुरी दिया था, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री की इन्होंने बुक में लिखा था। बाद में जैव विविधता अंग्रेजी शब्द में बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WSG और WG रोसेन ने किया था। जिन्हें डैशमैन ने एक बुक लिखी थी, इसमें कितना डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, इसमें बुक लिखा था 1968 में, और WG रोसेन ने किया था। अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया। अल्फा एक सिंगल और एक सिंगल, दो सिंगल हो गए, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, मतलब क्या नई प्रजाति हो गई, उसको बीटा कहते हैं। और ये प्रजाति बी, दोनों को मिला करके और कोई प्रजाति सी है, तो तीनों पारितंत्र को मिला देते तो गामा हो गया। तो गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर इंडिविजुअल, जब किसी का अल्फा इंडिविजुअल हो गया और उसमें बीटा, जिसमें क्या डिफरेंस करता है वो आपका बीटा हो गया। दैट्स, ये आपका पारितंत्र मिल गया ना। फिर इसमें आप देखते हैं क्या आपका जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पारितंत्र निर्मित है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों पर एवं आनुवंशिक जाति एवं समुदाय के लिए पारितंत्र में विभिन्न कार्य प्रकार के लिए पारितंत्र में निर्भर करता है। अब इसमें क्या जीन्स में भिन्नता पाई जाती है, आनुवंशिक भिन्नता होती है, जीन्स की विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है। जैव विविधता के स्तर, अब ये जीन्स की विभिन्नता, मतलब जब आप बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो इसमें डिफरेंट प्रकार की पाई जाती है ना, और इसमें क्या होता है, प्रजाति की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रजातियों की विविधता होती है, इसमें 3 होता है, इसमें विभिन्न निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता। तो क्या होता है, आनुवांशिक एक जीन्स के द्वारा, मतलब उसकी जीन में ही डिफरेंट है। फिर दूसरा प्रजाति विविधता, बीज में विविधता पाई जाती है, किसी निश्चित में पाई जाने वाली विविधता कहलाती है। अब अतः जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक मनाने जैसे आयोजन किए जाते हैं। धातु यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना। यूएनओ द्वारा 22 मई को क्या मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जबकि विश्व में 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मतलब कि जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसमें दो आपका क्वेश्चन, यूएनओ कब करता है, 22 मई को डिसाइड करता है, और उसका 29 दिसंबर 1993 से प्रभावित है ना। फिर जैव विविधता, अब इस समय UNCBDT प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव किया है कि 65 से लेकर 161 के मध्य 2011 से लेकर जैव विविधता का दशक यूनाइटेड नेशन डिकेड बायोडाइवर्सिटी घोषित किया है ना। 2011 से लेकर 2022 तक को लेकर आपका यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था ना। फिर भारत में नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB का गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। यह केंद्र के सेंटर का उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता का सुरक्षा एवं सार्वजनिक निजी एवं PPP भागीदारी के गठित होने पर भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है ना। जो आपका मरीन नेशनल पार्क कच्छ की जामनगर आपका कहाँ है, ये आपका
कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मरुस्थली से निपटने के लिए आपका यूएनडीटी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नई दिल्ली में गठित किया गया है। 2030 तक को आपका भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, किसी भी पर्यावरण की विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से होता है। किसी पर्यावरण को रोजाना मौसमी परिवर्तन से होता है। प्रजाति एक दूसरे से विभिन्नता करते हैं ना। जैव विविधता किसी पर्यावरण की विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से होता है। अब ये आपका देख लीजिएगा, इसमें विभिन्न प्रकार मतलब एक बायोडाइवर्सिटी में कितने कितने डिफरेंट होता है। वेटकर नामक ने 3 अल्फा बीटा गामा में बता दिया, आपको बता दिया। आपका गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जो होता है एक स्पेसिफिक होता है, बीटा जो होता है एक दूसरा स्पेसिफिक होता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कॉमन को छोड़ करके जो नई प्रजाति होती है वो बीटा हो जाती है। फिर अल्फा बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो आपका गामा टोटल नई वर्सिटी। जैसे एक आदमी है एक बिल्ली है, तो आदमी बिल्ली, जैसे हमारे साथ आदमी है और बिल्ली भी है, आपके साथ घोड़ा है, तो आपका बीटा कितना हो जाएगा 1। हमारे साथ हमारा अल्फा कितना हो जाएगा 1, अल्फा 2 और आपका 2, टोटल कितनी होगी 3 कम्युनिटी हो गए, अल्फा बीटा गामा। तो तीनों जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखिए, जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर किसी समुदाय के आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति को विविधता दर्शाता है। आवासीय मतलब इसमें 2 समुदाय की बात नहीं की गई। जब 2 समुदाय की बात नहीं की गई तो अल्फा सूचकांक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। जैव विविधता का अर्थ क्या है। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक रीजन में, तभी कम्युनिटी की आप डिस्कस कर पाएंगे। जैसे आप टोटल एक स्पेसिफिक एरिया को ले लिए तो उसमें आप इसको बता सकते हैं। फिर आपका विविधता में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या, पारिस्थितिकी तंत्र निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक जाति समुदाय किसी पारितंत्र विशेष प्रकार के पारितंत्र को करने पर निर्वहन करता है। निम्नलिखित में कौन से कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक कारक हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता को कौन लॉस पहुंचाता है। आनुवंशिक असंतुलन, परिभ्रंशी, प्राकृतिक आवास एवं विनाश, कीट निरीक्षण और आपका क्या था प्राकृतिक आवास और विनाश आपका कारण है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है 2030। UNCCDD 2024 में भूमि क्षरण जो तटस्थता को प्राप्त करने के लिए कब तक रखा गया 2030 तक रखा गया। तो सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, वॉल्टर जी रोसेन। कौन सी बुक लिखे थे, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री 1968 में जी बोल्ट ने किया था। अब देखिए आपका क्या था, जैव विविधता की रचना किसने की थी, बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से 2020 के लिए किसकी दिशा है, जैव विविधता का दशक, ये आपका बताया गया है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक 2011 से 20 तक घोषित किया गया है। जैव विविधता का दशक आपका डिसाइड किया गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी CMBM किस शहर में स्थित है, जामनगर में। आपका जामनगर कहाँ पे है, आपका जामनगर आपका गुजरात में स्थित है। इसमें क्या करते हैं आप, भारत में सर्वप्रथम सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात के जामनगर में स्थित है। यह आपका जामनगर में स्थित है। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख लीजिए आपका जैव विविधता की प्रवणता। इसमें क्या करते हैं, जैव विविधता जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है। डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाते हैं। उस स्पीसीज में आप क्या करते हैं, उस स्पीसीज में आप अलग अलग टेम्परेचर, वाटर, इन्वायरमेंट पाया जाता है। इसमें क्या करते हैं आप, उस क्षेत्र के जो दैट रीजन में आपका क्लाइमेट, सॉयल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इन सभी का आप डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट पोजीशन होती है। उस पोजीशन को आप पाने के लिए आपका स्पेसिफिक स्पीसीज ग्रो करता है। उस स्पेसिफिक स्पीसीज के ग्रो होने में आपको क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप का आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है। इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें जैव विविधता
सही या कम ज़्यादा पाई जाती है। अब ये डिफरेंट लोकेशन पर भी आ जाए, जैसे आपका लोकेशन जब आप इक्वेटर से नॉर्थ साउथ जाते हैं तो उस पर सनरेज आपका डिफरेंट पड़ता है, फिर आपके बॉटम पे आते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट पड़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आने के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट पर्याप्त में मात्रा में पाया जाता है। फिर यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, जलवायु मृदा तापमान आर्द्रता के लिए पाया जाता है। फिर यहाँ पे इस क्षेत्र पे 10 से नॉर्थ डिग्री साउथ है, जो आपका ईस्ट वेस्ट होता है, यहाँ से ईस्ट 10 डिग्री आपका नॉर्थ गए, 10 डिग्री आपसे साउथ गए, तो उसमें क्या मिलता है, जब आप नॉर्थ और साउथ में मूव करते हैं तो नॉर्थ साउथ से मूव करने से आपको क्या क्या मिलता है उस क्षेत्र में आप देखते हैं। जब आप 10 से डिग्री नॉर्थ और साउथ जाते हैं तो वहाँ पे आपका उसमें क्या रहता है, उसमें सन रेज ज़्यादा उसमें इंक्रीज, जब इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज कर जाती है तो उस इंटेंसिटी इंक्रीज करने से वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो प्लांट्स होते हैं ग्रो होते हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिली। जब एनर्जी आपके पास ज़्यादा रहेगी तो आपके पास ग्रो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, उससे क्या होता है आपका इंक्रीज करता चला जाता है। इन क्षेत्रों में प्रजातियों का विकास पर निर्भर करता है तथा अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तापमान रहता है, अर्थात अनुकूलन बायोम एवं ऑप्टिमम बायोम कहा जाता है। इस जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जीव आपके पाए जाते हैं ना। अब इसमें देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से परिवर्तित नहीं होती, जैव विविधता का भूमध्य रेखी तरफ से बढ़ती रहती है। इसका यह अर्थ है कि ध्रुवों पर जैव विविधता कम या ध्रुवों की मात्रा अत्यधिक। अभी आपका मैप से बताते, देखिए इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास आपका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, यहाँ पे सन रेज ज़्यादा रहती हैं, सन रेज ज़्यादा रहती हैं तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। जब आपका रेनफॉल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाएंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे। फिर जैसे जैसे जाएंगे आपका दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ तरफ, जब आप इक्वेटर के जाएंगे तो यहाँ पर आपका एनर्जी डाउन होती जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपका इंक्रीज करता जाएगा ना। जैव विविधता पृथ्वी समान रूप से वितरित है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ध्रुवों पर जैव विविधता कम एवं मध्य की विविधता अधिक होती है। मध्य में यहाँ पर जैव विविधता आपका देखिए ये रीजन जो बताता है यहाँ पर अधिक है, और जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे आपका ये आपका कम होती चली जाएगी। अब समझ में आ गया कि नहीं, इक्वेटर पे आपका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ना। ये आप लिख लीजिए, ये आप इसका देख लिए, उच्चतर अक्षांशों पर की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता आपका समान अधिक होता है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न क्षेत्र अवस्थित रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर स्थानों पर घाटियों में जैव विविधता का समान अधिक होता है। जो आपका पर्वतीय लैंड होता है उसमें उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होता है ना। जहाँ पर आपका जैसे इक्वेटर के पास रहते हैं वहाँ पे रहता है, लेकिन जब आप पर्वत पे जाते हैं, जब आप स्लो लाइन पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका वहाँ पर डिफरेंट करता है। अल्पाइन रीजन होता है, जैसे अल्पाइन रीजन क्या होता है, अल्पाइन रीजन के पास क्या होता है, उसके एवब आपका स्नोफॉल हो जाता है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। उसके नीचे जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपके पाने की संभावना रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर स्थानों पर जैव विविधता समानता अधिक होती है। अब इसमें आप क्या करते हैं, निम्न में जैव विविधता की प्रवणता देखते हैं। प्रति किमी की ऊंचाई पर बढ़ने पर इतना किमी का, जैसे जैसे आप इतना किमी ऊंचाई जाते हैं तो टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता था, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर आप ऊपर हवा में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो जैसे पर किलोमीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड की आपकी कमी पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप नीचे रहेंगे यहाँ पर जैव विविधता पाए जाते हैं, फिर पर्वत हो गया जैव विविधता कम हो जाएगी और ये अल्पाइन रीजन हो जाएगा। अल्पाइन रीजन के बाद जहाँ पर स्नोफॉल रहेगी तो वहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। आप देखते होंगे जहाँ पर आपका रहता है वहाँ पे कहाँ मिलता है, जहाँ पर जैसे सुनो रहती है वहाँ कौन सी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सब आपका न मानव रहता है न कुछ नहीं रहता है। उदाहरणता केरल में स्थित साइलेंट वैली एक प्रचुर जैव विविधता का पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में, जो आपका साइलेंट वैली है केरल के पलक्कड़ जिले में पाया जाता है ना। शांत
शांत घाटी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हिस्सा है। शांत घाटी साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य में है, यह शांत घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी में नेशनल पार्क एवं उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है। विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, शीतोष्ण में, शंकुधारी में ना, जहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जहाँ रहते हैं। निम्नलिखित में किसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट किया है, उसको आप देख लीजिएगा किसी ईयर में। आप ईयर से नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। प्राणियों एवं पादपों में जातियों की अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? अधिकतम विविधता आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। ये देख लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में ज़्यादा विविधता पाई जाती है, उसके बाद आपका ये डिक्रीज कर जाती है। निम्नलिखित तंत्रों में प्रजाति विविधता का काफ़ी अधिक होती है, तो जहाँ पे वर्षावन होते हैं कोरल रीफ, तो इसी का जो कोरल रीफ रीजन है उसी में ये रीजन पाया जाता है। आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन बी और सी, इसमें आपका दोनों पार्ट हो गया है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब भूमध्य रेखा की तरफ आप बढ़ते हैं। तो जिस तरह से आप जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो आपका जैव विविधता इंक्रीज करती है, उसी को परिवर्तन कहते हैं ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता बढ़ती है ना, ये तो घटती है, यही तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाकी ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपेक्षा अधिक पाई जाती है। विशालतम जैव विविधता अभ्यंजन वर्षा में पाई जाती है, ध्रुव घटती जाती है, सही है। इसका ऑप्शन ए हो गया। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी आपके केरल के शांत घाटी में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों? उसका रीजन इसका इसलिए है क्योंकि उधर से जो आपके श्रीलंका के पास है वो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के जब पास रहेंगे तो वहाँ पर सनरेज ज़्यादा पड़ेंगे, जब सनरेज ज़्यादा पड़ेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे। आपका केरल में पाया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित किसमें से किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य में है। शांत घाटी नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सी, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत प्रदेश प्रजाति में विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, प्रचुर वनस्पति में वृद्धि पढ़ाया जाता है, यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिकों का संगम होता है, यह क्षेत्र विदेशों आक्रामक के लिए पाया जाता नहीं है। निम्नलिखित से आपका सही है ना। आप देखिए यह अधिक वर्षा होती है एवं प्रचुर वनस्पति पाई जाती है, यस ये रीजन सही है। ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, यस ये जैव भौगोलिक क्षेत्रों का जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, जो हिमालय वाला रीजन है, तो उसमें पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए ये पार्ट सही है। देखिए अब इसमें देखिए उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, यस। इक्वेटर के पास उच्चतर अक्षांश का मतलब कि डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1-2 डिग्री है तो इक्वेटर के ज़्यादा पास रहेगी तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाएगी, और 7-8 जहाँ 80-90 डिग्री रहेगा वहाँ पे कम पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पर्वतीय ग्रेडियंट्स में उच्चतर न्यासों की तुलना में निम्नतर स्थान में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, यस। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? दोनों सही हो गया। That's all. Thank you. Have a nice day. God bless you.